रात के 12 बजे शकुंतला मिश्रा का परिवार उनके इंतजार में बैठा हुआ था। पापा ये कैसी ड्यूटी करती है मम्मी, ये कोई बात हुई क्या? रात के 12 बजे तक चौकी में कौन रहता है? इसी प्रोफेशन की बीवी लानी थी आपको। अरे बेटा, उस जमाने में काम करने वाली लड़की ही मिलना मुश्किल था। ऊपर से सरकारी नौकरी वाली लड़की जिसे मिल गई उसे तो समझ लो भगवान मिल गया। फिर मैं कुछ कमाता भी नहीं था, फिर भी मेरे ससुर जी ने हमारे परिवार का बैकग्राउंड देखकर अपनी बेटी यानी कि तेरी माँ का हाथ मुझे देने के लिए हाँ कह दी। मेरे लिए तो यही बड़ी बात थी। अरे तो बाद में तो आपने बिजनेस चालू कर लिया था, तो मम्मी काम छोड़ सकती थी ना पापा। आज के जमाने की लड़की होकर तुम ये कैसे बात कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका। और जब हमारी शादी हुई थी तब वो हवलदार नहीं थी, तब वो बस पुलिस स्टेशन में पेपर यहाँ से वहां करती थी। हवलदार बनने के लिए बहुत मेहनत की उन्होंने। ऐसे में मैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था। तभी दरवाजे से साड़ी पहने शकुंतला मिश्रा अंदर आती है। पर मैंने सोचा था छोड़ दूंगी नौकरी, जब मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को सरकारी नौकरी लग जाएगी। यहाँ तो रिटायरमेंट होने की उम्र आ गई मेरी, पर तुम दोनों में से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ मैं मम्मी, कम है क्या? कौन सी सरकारी नौकरी में महीने के 2 लाख रुपए मिलते हैं? तुम भी ना। और मैं ऑफिस से 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, तुम आ रही हो 12 बजे, देख लो फर्क। बहुत जोर की भूख लग रही है मम्मी, 9 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम तीनों, जल्दी से कुछ खिला दो ना। रात के 12 बजे घर लौटी शकुंतला फौरन रसोई में जाती है। कढ़ाई चढ़ाकर सभी के लिए पूरियां बनाना शुरू करती है। परिवार में कोई तो होना चाहिए जो नौकरी ना कर रहा हो। पूरा घर अगर नौकरी करेगा तो रसोई कौन संभालेगा? ऐसी बहू तो लाऊंगी नहीं मैं जो नौकरी करती हो। सभी के लिए पूरियों के साथ अचार लेकर शकुंतला डाइनिंग टेबल पर आती है। ये क्या मम्मी, अचार और पूरी? कम से कम सब्जी तो बनाती, 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे तुम्हारे आने का हम। अरे तो इन 3 घंटों में तुम खुद के लिए सब्जी तो बना ही सकती थी बेटा। माँ रात को 12 बजे लौटे या 2 बजे, खाना तो माँ ही बनाएगी, ये कौन सी बात हुई? मम्मी आप नाराज क्यों हो रही हो? ये तो कुछ भी बकवास करती है। खाना मिल गया ना, शांति से खा ले सोनिया। अब टेंशन ना ले शकुंतला जी, अब जल्दी ही घर में बहू आ जाएगी, फिर आपको दौड़ते भागते घर आकर खाना बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। बिल्कुल जी, और मैंने तो पहले ही सोच लिया है, मैं नौकरी वाली बहू नहीं लाऊंगी। ऐसा नहीं होता मम्मी, लड़की तो अपने हिसाब से रहेगी। काम करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। ऐसे हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अरे भैया तुम समझे नहीं, हम उस लड़की को तुम्हारी बीवी बनाकर लाएंगे जो नौकरी करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। बाकी वो घर से कोई काम करना चाहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बिंदास लड़की देखना शुरू कर दो मम्मी, वैसे भी भैया की लाइफ में कोई नहीं है। अगली सुबह 5 बजे उठकर शकुंतला नाश्ता बनाकर अपना टिफिन पैक करने लगती है। 7 बजे मिश्रा जी अपने कमरे से बाहर आते हैं और शकुंतला को तैयार देखकर हैरान हो जाते हैं। अब रात को काम करने के बाद 2:30 बजे सोई थी और अभी तैयार भी हो गई। चौकी तो 10 बजे जानी होती है ना आपको? जानी होती है नहीं मिश्रा जी, जानी होती थी। चौकी के थानेदार का ट्रांसफर हो रहा है, 1 महीने में कोई नई लेडीज इंस्पेक्टर आने वाली है, तो अभी काम ज्यादा है इस महीने। बताइए, आप तो निकल रही है। मैंने सोचा था पंडित जी को घर पर बुला लूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप थाने पहुंचिए, मैं पंडित जी के साथ वहीं आता हूँ। मिश्रा जी के साथ पंडित जी 10-12 लड़कियों की कुंडली और बायोडेटा लेकर चौकी पहुंचते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, ये कैसे लड़कियों की कुंडली लेकर आया पंडित जी आप? कोई प्लेन उड़ा रही है, कोई थाने में काम कर रही है। काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे, और पुलिस इंस्पेक्टर तो कतई नहीं। मुझे सिंपल घरेलू लड़की चाहिए। अच्छा अच्छा शकुंतला जी आप फिक्र मत करिए, ऐसी भी कई लड़कियों की कुंडली आई है मेरे पास, मैं लेकर आता हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मिश्रा जी और शकुंतला अपने हिसाब से दीपक के लिए लड़कियां छांट रहे थे, पर कहते हैं ना, जो आपके लिए बना होता है वो आप तक पहुंच ही जाता है। सड़क के किनारे अपने बाइक पर बैठा दीपक फोन पर बात कर रहा था, तभी बाइक से 2 चोर तेजी से आकर उसके कान से उसका फोन छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर! ये क्या चोर चोर चिल्ला रहे हो? इतनी अच्छी बॉडी है, हाथ में बाइक है, स्टार्ट करो। खुले बालों में खूबसूरत सी दिखने वाली एक लड़की अचानक ही दीपक को ऐसा कहकर उसके बाइक के पीछे बैठ जाती है। दीपक भी चोरों के पीछे बाइक भगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बाइक क्यों खरीदी? एक बैलगाड़ी खरीद लेते। स्पीड बढ़ाओ, हमें उन्हें ओवरटेक करना होगा। बस फिर क्या था, जैसे ही दीपक बाइक की स्पीड तेज करता है, अपने एक हाथ से ज्योति बाइक पर बैठे चोर का गला पकड़कर उसे नीचे उतार देती है।
इंस्पेक्टर ज्योति के होते हुए शहर में चोरी तो होगी नहीं। गलत फंस गए बाबू भैया, चलिए अब थाने। ज्योति की इस बेबाकी को देखकर दीपक अपना दिल हार बैठता है और शकुंतला जी की देखी हुई सारी लड़कियां साइड लाइन हो जाती है। तुझे पसंद भी आई तो पुलिस वाली। अरे बेटा, सास हवलदार, बहू थानेदार, अच्छा लगता है क्या? अरे मम्मी अंदर से बहुत सॉफ्ट है वो। मैं उससे बात करता हूँ ना, मुझे पता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। जो जानना था जान लिया है मैंने, तुम्हें बस रिश्ता लेकर जाना है। इस घर में तुम्हारी बहू बनकर आएगी तो ज्योति विश्वास ही, वरना मैं कुमारा ही ठीक हूँ। तुझे ज्योति विश्वास पसंद आई है? हे भगवान, वो ट्रांसफर होकर मेरी ही चौकी की थानेदार बनकर आई है। शकुंतला तो घबरा जाती है, पर दीपक को ज्योति पसंद आ चुकी थी और ज्योति को दीपक। मिश्रा जी जैसे ही ये रिश्ता ज्योति के परिवार के पास लेकर जाते हैं, वो भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और ज्योति के साथ दीपक का रिश्ता पक्का हो जाता है शादी के दिन। ये बार बार मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रख रही हो तुम शकुंतला? ये थाना नहीं है बहू। मेरा मतलब है मम्मी जी, इस आउटफिट के साथ लाल रंग का दुपट्टा नहीं जाएगा। वो पंडित जी बुला रहे हैं मम्मी, फेरों का वक्त हो गया है, चलिए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी आदत से मजबूर ज्योति तन कर फेरों के लिए बैठ जाती है। अपनी बहू को गौर से देखते हुए शकुंतला कहती है, बेटा मंडप में भी तुम इतनी अकड़ के साथ बैठी हो, फिर तो शादी के बाद थाने में हर रोज FIR होगी। सासू माँ जब कानून की देवी घर में आए तो गुनाह डर से खुद घर छोड़ देता है। और हाँ, FIR नहीं, प्यार की रिपोर्ट लिखवाऊंगी रोज मेरे ससुराल वालों के नाम। पंडित जी जल्दी फेरे शुरू करवाइए, कहीं ये दोनों मंडप को खुली जेल में ना बदल दे। फेरे खत्म होने के बाद ज्योति को लेकर दीपक अपने घर लौट आता है। अगली सुबह 5 बजे ही शकुंतला अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू जल्दी उठकर बाहर आ जा, 7 बजे तक सारी रस्में पूरी करनी है, क्योंकि 8 बजे मुझे चौकी पहुंचना है। अरे यार, ये मम्मी जी 5 बजे दरवाजे पर क्यों आवाज लगा रही है? मुझे तो पुलिस स्टेशन 10 बजे जाना है। पर मैडम साहिबा, आपने शायद पुलिस चौकी के नियमों को सख्त कर दिया है और सभी स्टाफ को 8 बजे ही पहुंचने के लिए बोला है, तो मम्मी को तो 8 बजे निकलना पड़ेगा ना, तो सारे नियम उसके पहले पूरे करने होंगे। भाई ये तो फंसने वाली बात हो गई। ना चाहते हुए भी ज्योति तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। जल्दी से रसोई में जाकर कुछ बना ले बहू, पहली रसोई है तेरी। और हाँ, आपसे याद रहे, हर रोज 5 बजे तक उठ जाना, क्योंकि मैं अगर थाने 8 बजे तक नहीं पहुंची तो मेरी मैडम मेरी क्लास लगा देगी। पुलिस स्टेशन का बदला मुझसे ऐसे निकालेंगी सासू माँ? अपने काम के साथ चोरी नहीं कर सकती मैं। भले आप अब मेरी सास हो चुकी है, पर नियम सभी के लिए नियम है। 8 बजे मतलब 8 बजे। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, 5 बजे मतलब 5 बजे। ज्योति को अपनी सास की बात मानकर रसोई में जाना पड़ता है। जल्दी से खीर बना देती हूँ, फिर सोने चली जाऊंगी। क्या कहा बहू? खीर बना देती हूँ? ऐसे कैसे बहू, पहली रसोई है, कम से कम इतना खाना तो बना के सभी का नाश्ता हो जाए। अपनी बहू से रस्में करवाकर शकुंतला थाने पहुंचती है और फिर ठीक 10 बजे बहू रानी साहिबा यानी कि पुलिस चौकी की इंस्पेक्टर मैडम ज्योति मिश्रा चौकी पहुंचती है। मैडम को सैल्यूट करना भूल गए क्या आप सब? सॉरी मैडम, जय हिंद मैडम। आप तो दरवाजे पर ही सैल्यूट कर चुके थे रानी साहब, ये किसी और के लिए था। नमस्ते मैडम, वो मैं फाइलें ठीक कर रही थी तो आप पर नजर नहीं पड़ी। मम्मी जी, मेरी नींद खराब की है आपने, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वैसे ये आपकी एंट्री 8:10 की क्यों है शकुंतला जी? आपके घर में शादी थी, उसे लेकर आपने पहले ही 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी, फिर भी आज देरी हो गई। अरे बहू तुझे तो। शकुंतला जी, घर नहीं है ये, पुलिस चौकी है। खुद की शादी में मैंने 2 दिन की छुट्टी ली और आपने अपने बेटे की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी ले ली। सिर्फ छुट्टी ही लेती रहेगी तो काम कब करेंगी? चलिए काम पर लगिए। शाम के 6 बजे ज्योति जैसे ही पुलिस चौकी से बाहर निकलती है, उसके फोन पर उसकी सास का फोन आता है। घर पहुंचकर रात का खाना तैयार रखना बहू। वो क्या है ना, मुझे तो जरा देरी हो जाएगी क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे 4 दिन का काम दे दिया है। मेरा बस चले तो सांप के सामने डाल दूं उसे, पर नहीं कर सकती ना ऐसा। अभी घर जाती ही खाना बनाऊंगी मैं मम्मी जी। जैसे थाने की मालकिन तुम हो, वैसे मिश्रा निवास की मालकिन मैं हूँ ज्योति बहू। दांत पीसकर ज्योति अपने ससुराल जाती है और रात के खाने की तैयारियों में लग जाती है। 1 घंटे बाद शकुंतला और बाकी सब भी घर पहुंचते हैं। सभी के लिए ज्योति खाना टेबल पर लगाती है। दोपहर में मुश्किल से 10 मिनट खाने का ब्रेक देती है हमारी मैडम। उस 10 मिनट में बाहर जाकर खाना ऑर्डर करके खाना। 1 रोटी से ऊपर कोई खा ही नहीं सकता।
इसीलिए मैं कहती थी बेटा कि ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो घर पर रहे, कम से कम गर्मा गर्म टिफिन तो पहुंचा देती मुझे। अरे मम्मी, टिफिन तो ज्योति भी दे सकती है। मैं कैसे दे सकती हूँ दीपक, मैं तो खुद ड्यूटी पर रहती हूँ। अब वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बहू, मैं तो कह देती हूँ दीपक मुझे दोपहर में गर्मा गर्म टिफिन अपने बहू के हाथ की बनी चाहिए। अब वो तो मुझे कैसे दिलवाएगा वो तेरी जिम्मेदारी है। बुरे फंसे भैया। हवलदार सास और थानेदार बहू में जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें पीसने वाला था दीपक। पूरी रात दीपक ज्योति को इस बात के लिए मनाता रहता है। मम्मी की चॉइस के अगेंस्ट जाकर शादी की है मैंने ज्योति, अब उनकी इतनी जिद भी नहीं मानूंगा तो अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज कुछ दिमाग चलाओ ना। और अपनी सास को खाना खिलाने के लिए अगली सुबह ज्योति अपने साथ चाकू, छुरी और बर्तन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। 12 बजने को आ गए दीपक, सारा कॉम्प्रोमाइज मैं ही करूं क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना, कुकर, कढ़ाई, एक छोटा सिलेंडर और स्टोव जल्दी से लेकर आओ, तब तो दोपहर का खाना बनेगा सासू माँ के लिए। अपनी बीवी के कहने पर अपने ऑफिस से ब्रेक लेकर दीपक फटाक से रसोई का सामान लेकर पुलिस चौकी पहुंचता है। मैडम, वो आपके घर से जो सामान आया है उसे वहाँ सेटअप कर दूं? जेल तो खाली है आजकल मैडम, जेल में ही बना दीजिए रसोई। ठीक है राणे, जेल के अंदर ही मेरे लिए रसोई सेटअप कर दो। और हाँ दीपक, तुम यहीं रुक जाओ, खाना बन जाएगा तो खाकर ही जाना। और आज दोपहर का खाना दीपक अपनी माँ और बेबी के साथ पुलिस स्टेशन में ही एंजॉय करता है। मेरी मेहनत बढ़ाई है ना सासू माँ ने, मैं भी पूरा बदला लूंगी। शाम के 6 बजे ऑफिस से निकलते वक्त ज्योति अपनी सास को 4 गुना ज्यादा काम देकर घर लौटती है। रात के 9 बज गए, अभी भी काम बाकी है, कोई फायदा नहीं हुआ बहू लाने का। पर शकुंतला, अगर तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के लिए पुलिस स्टेशन में सिलेंडर और बर्तन ला सकता है तो तुम्हारे लिए घर का बना हुआ खाना तो ला ही सकता है। बिल्कुल सही कहा राणे जी। और अगर मैडम जेल में रसोई बना सकती है तो मैं अपने परिवार के साथ डिनर क्यों नहीं कर सकती। शकुंतला लगाती है अपने बेटे को कॉल। अच्छा, बहू ने आते ही खाना खा लिया था? कोई बात नहीं, तुमने तो नहीं खाया होगा, और सोनिया भी तो मेरी भूखी होगी। और तुम्हारे पापा? मैं क्या कह रही थी बेटा, आज रात को मुझे आने में देर हो जाएगी, एक काम करो, तुम तीनों यहीं पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम चारों यहीं बैठकर खा लेंगे, फिर मैं तुम चारों के साथ ही घर निकल जाऊंगी। वो जेल वाला रेस्टोरेंट भी तो होता है ना तो असली जेल में डिनर क्यों नहीं हो सकता, बताओ। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया है। अच्छा मम्मी, ये एक्सपीरियंस तो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करूंगा। और अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर दीपक अपनी बहन और पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां जेल में लगती है 4 कुर्सी, टेबल और डब्बा खुल जाता है। अपने परिवार के साथ फैमिली फोटो लेकर शकुंतला व्हाट्सएप पर स्टोरी पोस्ट करती है। बेटा नरेश और हितेश, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बेटा कि मैं तुम्हें सही और गलत के बीच में अंतर समझाऊं। देखो बेटा, जिस बड़े से अग्रवाल स्टोर में तुम दोनों आज खड़े हो ना, ये अग्रवाल स्टोर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक छोटी सी राशन की दुकान हुआ करती थी, जिसमें मुश्किल से खड़े होने भर की जगह थी। गर्मी, धूप, बरसात, सर्दी, सब की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की मैंने इस दुकान में। 8-8 घंटे बिना खाए लगातार दुकान पर लोगों को सामान बेचा है। तब जाकर जीवन में तरक्की का सामान आया और मेरी वो छोटी सी राशन की दुकान आज शहर के मशहूर अग्रवाल राशन स्टोर बन गई। जिस तरह से मैंने इस दुकान को अपने खून, पसीने और मेहनत से सींचा है, तुम दोनों से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी दुकान के काम में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरतोगे और हमारे बिजनेस को और आगे ले जाओगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो पापा, हमने बचपन से आपको दुकान पर जी तोड़ मेहनत करते हुए देखा है, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दोनों बेटे नरेश और हितेश वाकई अपने किए वादे को निभा रहे थे और दोनों बाजार में सबसे पहले अग्रवाल स्टोर खोलते और देर रात तक उनका स्टोर खुला रहता। लंबे समय तक स्टोर खोलने के कारण आमदनी भी बाकी दुकानदारों से ज्यादा हो रही थी, जिसके कारण बाबूजी विष्णु अग्रवाल जी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुनती हो श्रीमती जी, 2 गुनी खुशखबरी लेकर आया हूँ आज तुम्हारे लिए। क्या बात है जी, आप तो कभी एक खुशखबरी भी नहीं सुनाते। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है भाई, जो एक साथ 2 खुशखबरी लेकर आए हो। अब ज्यादा इंतजार मत कराओ, बताओ क्या है खुशखबरी। तुम्हारे सुपुत्र नरेश के लिए एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आया है। मैंने लड़की का बायोडेटा मंगा लिया है, तुम्हें पसंद हो तो फिर बात आगे बढ़ाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। ये तो पहली, और दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी भी पहले से मिलती जुलती है।
कहने का मतलब यह है कि नरेश के साथ साथ हितेश के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। बल्कि लड़की वालों का तो कहना है कि हमें एक ही मंडप में दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? देखिए जी, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। और वैसे भी दोनों में सिर्फ 1 साल का ही तो अंतर है। अगर लड़कियां अच्छी है तो इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि दोनों की शादी एक ही मंडप से कर दी जाए। काफी सोचने विचारने के बाद मधु और विष्णु दोनों बेटों की शादी निधि और शिखा से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि और शिखा दोनों ही आज के जमाने की पढ़ी लिखी आधुनिक लड़कियां थी। शादी के कुछ दिन बाद अपनी नई नवेली दुल्हनों के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों भाइयों का कलेजा धक 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 करने लगा था। अरे तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, हम मानते हैं कि पूरे दिन के लिए दुकान बंद करके आप लोगों को सिनेमा दिखाने नहीं ले जा सकते, लेकिन इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है? सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं। फिल्में तो देखनी है ना, आजकल तो एक से बढ़कर एक फिल्म ओटीटी पर बैठकर घर में देख सकते हैं। तो बस हो गया फैसला, आज हम लोग साथ में बैठकर मूवी नाइट करेंगे, ठीक है? हाँ बोल देते हैं भाभी, भागते भूत की लंगोटी ही बहुत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को भी बाबूजी की तरह खड़ूस होने का नशा चढ़ जाए और उसके बाद ये हमारी तरफ देखना ही बंद कर दे। ठीक है, तो मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद आराम से कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, गरम गरम कॉफी पियेंगे। हम दोनों मिलकर थोड़े से स्नैक्स भी बना लेते हैं, मजा आएगा। पत्नियों की खुशी के लिए पूरा दिन दुकान पर काम करके थकने के बाद भी हितेश और नरेश देर रात तक फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे शिखा, 9 बज गए, अब जाकर आँख खुली मेरी। हे भगवान, 9 बजे तक तो हम दुकान पे खोल देते हैं और आज मैं 9 बजे तक बिस्तर में सोता ही रह गया। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा दुकान जाने का समय क्या है? तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। क्यों इतनी चिंता करते हैं जी? कौन सा ऐसे रोज रोज देर रात तक बैठकर फिल्म देखते हैं? अगर कभी किसी दिन दुकान खोलने में थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा? आप भी ना जरूरत से ज्यादा ही दुकान दुकान क्या करते हैं। तुम नहीं समझोगे, हटो जरा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया भी अभी तक सो रहे हैं। खैर गलती तो हमारी है ना, हमने भी रात को 3 बजे तक फिल्म देखी है। अब सवेरे 6 बजे नींद खुलेगी भी कैसे? छोटा जल्दी से बड़े भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि बड़ा भाई भी आंखें मीचता हुआ अपने कमरे से बाहर आ रहा है। अरे भैया, आप भी अभी सोकर उठ रहे हो क्या? आज तो बवाल हो जाएगा। अरे 9 बज गए, अभी तक तो दुकान खुल जानी चाहिए थी। घड़ी के कांटों को देखकर दोनों भाई सर पर पांव रखकर दुकान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। भैया, बाबूजी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आज हम लोगों ने 9 के बजाय 10 बजे दुकान खोली है, वरना पता नहीं बाबूजी क्या करेंगे। अरे छोटे छोड़ना, बाबूजी कौन सा 24 घंटे दुकान की निगरानी करते हैं। उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी अब हम दोनों को सौंप दी है। कोई बात नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इतनी चिंता मत किया कर। शाम को दुकान बंद करने के बाद जब दोनों भाई घर पहुंचते हैं तो दोनों की पत्नियां पिछली रात की तरह एक बार फिर से एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई थी। अरे छोटू, हितेश, नरेश आज कोई दुकान पर नहीं दिखाई दे रहा। ओ भैया, बस आते होंगे। आप बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे सिंघाड़े का आटा चाहिए था, जरा 1 किलो तोल दो। सिंघाड़े का आटा तो मुझे पता नहीं है कहाँ रखा है। अब 1 मिनट रुकिए, मैं जरा भैया को फोन करके पूछ कर बताता हूँ। छोटू हितेश को फोन लगाता है, लेकिन हितेश नाश्ता करने में व्यस्त था, इसलिए वो फोन नहीं उठाता। 1 घंटा लगा दोगे क्या तुम? ऐसा करो, अपना सामान अपने पास रखो, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा। सुबह के समय अब ग्राहक दुकान पर सामान खरीदने आते जरूर, लेकिन अब हितेश और नरेश को दुकान पर न पाते और आधा अधूरा सामान ही छोटू के पास मिलता तो हताश होकर लौट जाते। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे और गुजरते समय के साथ दुकान का धंधा मंदा पड़ने लगा था। एक दिन दोपहर के समय दोनों भाई खाना खाने के लिए घर आते हैं, तभी बाबूजी दुकान की तरफ निकल जाते हैं। अरे छोटू, तूने खाना नहीं खाया क्या? जा तू भी खाना खा ले बेटा, तब तक दुकान का काम मैं देख लूंगा। बाबूजी, एक बात कहूँ, आप दुकान पर आते हैं ना तो अच्छा लगता है, अब रोज आया कीजिए ना। अरे बेटा, सारा जीवन लगा दिया मैंने इसी दुकान पर, अब तो बस कभी कभार जब याद आ जाती है तो देखने के लिए चला आता हूँ, वरना दुकान की जिम्मेदारी तो अब तुम्हारे दोनों भैया की है। अच्छा एक बात बता, तू तो दुकान पर ही रहता है ना, दुकानदारी सही चल रही है ना? छोटा मुंह बड़ी बात बाबूजी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं नौकर होकर आपसे भैया की चुगली कर रहा हूँ। अरे छोटू, तू भी तो अपना ही बच्चा है, छोटा सा था तू जब तुझे गांव से लेकर आए थे। बेफिक्र होकर बता क्या बात है, चिंता मत कर, तेरा नाम बीच में नहीं आएगा। बाबूजी, मैं चाहता तो ये बात आपको ना भी बताता, लेकिन मैं जानता हूँ आपने कितनी मेहनत से इस दुकान को खड़ा किया है और आपकी इस मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। दोनों भैया अब रोज सुबह देर से दुकान पर आते हैं,
सुबह सुबह की दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है बाबूजी। अब मैं तो नौकर हूं ना, नौकर की जानकारी तो नौकर दी होगी। पुराने पुराने ग्राहकों ने नुक्कड़ वाली दुकान का रास्ता देख लिया है। तुम्हारे भैया अचानक से दुकान पर लेट क्यों आने लगे भाई? इतने सालों से दुकान पर बैठ रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बात का जवाब तो बाबूजी आपको भैया ही दे पाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आजकल दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कभी भैया दुकान से जल्दी निकलकर भाभी को घुमाने ले जाते हैं, कभी दुकान पर लेट आते हैं। लगभग हर रोज का यही रूटीन है। छोटू की बातें सुनकर बाबूजी को बड़ा जोर का धक्का लगता है। तभी मैं कहूँ कि आमदनी दिन पर दिन घटती क्यों जा रही है। अब समझ में आया कि इन दोनों भाइयों को तो बीवियों के साथ घूमने से फुर्सत ही नहीं है। दुकानदारी में इनका मन नहीं लग रहा तो मुनाफा कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं। माता पिता का फर्ज है कि वो उन्हें फिर से सही रास्ते पर लेकर आए। छोटू मेरे लिए एक काम करेगा? जी बाबूजी कहिए ना। गल्ला खोल जरा, पैसे गिनकर बता गल्ले में कितना पैसा है। बाबूजी पूरे 25,000 है। ठीक है, 25,000 ले और अपनी मौसी के गांव चला जा। जब तक मैं वापस आने को ना कहूं लौट कर मत आना। बाबूजी आप ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो आप लोगों की अमानत है। मुझे पता है बेटा तू ईमानदार है, लेकिन अपने बाबूजी के लिए छोटा सा दाग सहना पड़ेगा तुझे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह हितेश 11:30 बजे दुकान पहुंचता है तो देखता है आज तो दुकान खुली ही नहीं है। हितेश घबराकर छोटू को फोन लगाता है, लेकिन छोटू का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अरे भैया, ये छोटू अचानक से बिना बताए कहाँ चला गया? 11:30 बज रहे, अभी तक दुकान भी नहीं खोली उसने। और तो ऐसा कर, दूसरी चाबी से दुकान का ताला खोलकर अंदर जा, पता लगाते हैं अचानक से छोटू गायब कहाँ हो गया। दुकान के अंदर जाकर जब दोनों भाई गल्ला खोलकर देखते हैं तो उनकी होश ही उड़ जाते हैं। गल्ले में रखा हुआ 25,000 गायब हो चुका था। छोटे, ये गल्ले में 25,000 रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या पता भैया, अचानक से छोटू पैसा लेकर भाग गया क्या? बाबूजी को अगर पता चला तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे उन्हें? दोनों भाई अभी बात कर रहे थे कि तभी बाबूजी वहां आते हैं। क्यों भाई, किस बारे में बाबूजी को जवाब देने की बात हो रही है? ऐसा क्या हो गया? अरे बाबूजी, वो छोटू का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। मुझे लगता है दुकान में हाथ साफ करके अपने गांव भाग गया है। पुलिस में कंप्लेंट कर देते, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम दो लोगों के दुकान में रहते हुए छोटू की हिम्मत कैसे हुई कि वो गल्ले को हाथ लगा दे? तुम दोनों का ध्यान किधर था? तुम लोग छोटू को दुकान पर अकेला छोड़ देते हो क्या? बाबूजी की ये बात सुनकर दोनों भाइयों का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो बाबूजी, कल मैं और हितेश ना बाजार तक चले गए थे। वो शिखा और निधि को थोड़ी शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए। अच्छा, दोनों को एक साथ जाना जरूरी था क्या? ये दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है या छोटू की? जब नौकर पर इतना भरोसा करोगे तो धोखा तो मिलेगा ही। इसमें गलती छोटू की नहीं, तुम दोनों की है। अपनी तिजोरी का दरवाजा तो तुमने ही दिखाया उसे। अरे बाबूजी, ये सब आपकी बहुओं की वजह से होता है। जिस दिन से दोनों शादी करके घर में आई है, कलेश करके रखा है। अगर उनकी बात ना मानो तो मुंह फुला लेती है, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। बस अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में भूल हो गई हमसे, लेकिन हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे। आज के बाद ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी बाबूजी। गल्ले से जो भी पैसा चोरी हुआ है, हम दोनों भाई दिन रात मेहनत करके उसकी पूर्ति करेंगे। और वो छोटू, उसे तो पता से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे हम। अब बिल्कुल चिंता मत करिए। छोटू को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने ही उसे पैसा देकर उसकी मौसी के घर भेजा था, ताकि तुम दोनों को तुम्हारी भूल समझ में आए। बेटा, छोटू ईमानदार है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो पक्का हाथ साफ कर लिया होता। तुम दोनों को अपनी पत्नियों के साथ समय बिताना है, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए समय निर्धारित करो। अरे एक लोग दुकान पर ही रुको। समझ में आई कि नहीं बात? विष्णु अग्रवाल जी की बात को दोनों बेटों ने अच्छी तरह दिमाग में बिठा लिया था और आगे से अपने अग्रवाल राशन स्टोर के साथ कभी गलती ना करने की कसम भी खा ली थी।